बंसीपुर शहर में बलराम और उसकी पत्नी और अपने बेटी रिद्धि के साथ रहता था और वहाँ साइकिल रिक्शा चलाकर अपना गुजारा किया करता था और अपनी बेटी की पढ़ाई का पूरा ख्याल रखता था। दिन भर रिक्शा चलाकर जितनी कमाई होती थी उससे अपना घर चलाया करता था। कभी पैसे बच जाते तो कभी घर में एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था। ज्यादा पैसे ना होने की वजह से रिद्धि को अपनी स्कूल की फीस और पत्नी कामना को लोगों के ताने सुनने पड़ते थे। मम्मा, आज भी स्कूल की कक्षा में मुझे बाहर निकाल दिया गया। क्यों मेरी स्कूल की फीस नहीं भरी? आज तुम्हारे अब्बू को आने दो, आज जरूर वो पैसे लेकर आएंगे जिससे हम तुम्हारी फीस भर देंगे। आपने कल भी ऐसा ही कहा था कि घर में मेरी फेवरेट पनीर बनाएंगी, लेकिन सिर्फ चावल बनाया। आपने कल भी मेरी बात नहीं मानी। बेटा, आज बन जाएगी। कामना और रिद्धि बात कर ही रहे थे कि अचानक उनके घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया। लगता है अब्बू आ गए, अब्बू आ गए। कामना ने जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा कि घर की मकान मालकिन आई है और वो कह रही है, तुम लोगों ने पिछले महीने से मुझे एक फूटी कौड़ी नहीं दी है। तुमने इसे अपने बाप की जागीर समझ ली है क्या? हम आपके पूरे पैसे जल्दी ही दे देंगे, बस थोड़ा वक्त दे दीजिए। मैं कोई वक्त नहीं दे सकती। तुम्हें कैसे भी करके मेरे पैसे मुझे 1 हफ्ते में देना है, बस। इतना कहकर मकान मालकिन वहाँ से चली गई। उस वक्त बलराम रिक्शा लिए अपनी सवारी का इंतजार कर रहा था। बलरामपुर चौक चौराहा शहर मॉल कहाँ जाना है? मुझे शहर के सबसे महंगे ब्यूटी पार्लर में ले चलो। जी मैडम जी, मैं आपको तुरंत ले चलता हूँ। बलराम ने अपने रिक्शा में उसको बिठाया और चल पड़ा। इतने में रास्ते में पड़ा एक पत्थर बलराम को दिखाई नहीं दिया और उसका रिक्शा उससे टकरा गया, जिससे रिक्शा का टायर पंचर और सामने की रॉड टूट गई। इस वजह से बलराम ने रिक्शा रोक दी। अरे क्या हुआ भाई साहब, आपने रिक्शा क्यों रोक दिया? और ये आवाज कैसी? मेम साहब, अभी ये रिक्शा आगे नहीं जा पाएगा, आपको कोई दूसरा रिक्शा करना पड़ेगा। इतना कहकर बलराम अपने रिक्शा को लेकर घर चला जाता है। वहाँ रिक्शा रखने की जगह ना होने से पास की गौशाला में अपनी बिगड़ी रिक्शा को रख देता है। आप आ गए, और ये क्या, आप इतने मायूस क्यों हैं? आज भी कोई सवारी नहीं मिली, आप खाली हाथ ही नजर आ रहे हैं। मैं क्या क्या बोलूं जाने मन, आज हमारी रिक्शा भी खराब हो गई। ना कोई सवारी अच्छे से छोड़ पाया, ना कोई पैसे कमा पाया। मैं पता नहीं किसकी नजर हमारे परिवार को लग गई है। आज भी खाली हाथ घर आया हूँ। बलराम और कामना को बात करते देख उनकी बेटी रिद्धि वहाँ आई। अब्बू, आपका रिक्शा उस गौशाला में क्यों खड़ा है? आज आपने वहाँ खड़ा किया है। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। बलराम उसकी टूटी हुई रिक्शा वो दिखाता है, जिसे वो देखकर पूरा परिवार मायूस हो जाता है। कल सुबह मैं इस रिक्शा को भंगार में बेच दूंगा, जिससे कुछ पैसे आ जाएंगे, जिससे हमारा घर कुछ ही दिनों तक चल पाएगा। आप परेशान मत होइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने अम्मी अब्बू को दुखी देख बेटी रिद्धि गौशाला में सबसे प्यारी गाय की बछिया भूरी के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, बाचू, तुम्हें पता है आज भी मैंने और अम्मी ने खाना नहीं खाया। रिद्धि की बात सुनकर गाय ने अपना सर हिलाया। भूरी और गाय का भोलापन देखकर वहाँ इच्छा देवी प्रकट हुई। रिद्धि बेटा, आज तुमने कुछ नहीं खाया ना? देखो, मैं तुम्हारे लिए पनीर और रोटियां लेकर आई हूँ। सच? ये सब पूरा मेरा है? ये सब तुम्हारा है, और जाकर अपने अब्बू से कहना मेहनत और नेक दिली से काम करें। इच्छा देवी ने अपने चमत्कार से बलराम की भंगार में जाने वाली रिक्शा को भूरी और गौशाले के गोबर से गोबर का रथ बना दिया और वहां से गायब हो गई। रिद्धि पनीर और रोटियां लेकर घर की तरफ चली गई और हाफते हुए कहने लगी, अम्मी, अब्बू, ये देखिए। तुम्हारे पास खाना कहाँ से आया रिद्धि? और तुम इतना हाफ क्यों रही हो? क्या बात हो गई? आप दोनों मेरे साथ गौशाला में चलिए और वहाँ देखिए कि क्या हुआ। रिद्धि उन्हें गौशाला लेकर गई। दोनों बड़ा सा गोबर का रथ देखकर दंग रह गए। गोबर के रथ से खुशबू आ रही थी। रथ में पहिए और इंजन लगे हुए थे, जिससे वो चल सके। इतना चमत्कारी रथ कि मानो वो असली रथ हो। ये कैसा चमत्कार है?
ये सब कैसे किया? बताओ रिद्धि बेटा, ये सब किसने किया? अम्मी, देवी माँ ने किया। वो आकर मुझे और बूढ़ी को दुआ देकर चली गई। बलराम उस गोबर के रथ को देखकर बहुत खुश हुआ। आखिर उसकी साइकिल अब वो गोबर का रथ जो बन चुकी थी। बलराम उस गोबर के रथ को चलाकर देखने लगा। जब चली तो अगले ही सुबह उसकी गांव में चर्चा होने लगी। कैसे पति हो तुम? तुमने सुना नहीं शहर में गोबर का रथ आया हुआ है और तुम मुझे एक बार भी घूमने नहीं ले गए। अरे जाने मन, चलते हैं, चलो। मैंने भी उस गोबर के रथ के बारे में बहुत सुना है। आजकल बड़ी सवारी लेकर जा रही है। बलराम दिन रात दोगुनी मेहनत करने लगा था और उस गोबर के रथ से लोगों को अपनी जगह पर पहुंचाने लगा। देखते ही देखते महीने बीत चुके थे। बलराम ने गोबर के रथ के वजह से घर का किराया, रिद्धि के स्कूल की फीस भी भर दी थी। ये सारी रहम इच्छा देवी की वजह से हुई है। हमें घर में बड़ी सी पूजा रखनी चाहिए जिसमें हम गोबर के रथ की पूजा करेंगे। तुमने मेरे मन की बात कह दी। मैं भी यही सोच रहा था, हमें ऐसा ही करना चाहिए। बलराम और कामना ने घर में धूमधाम से इच्छा देवी की पूजा रखी। सबको न्योता देकर अपने घर बुलाया। लेकिन इस बात से और भी रिक्शा वाले उस बात से खुश नहीं थे और वो बलराम के खिलाफ चाल चलने लगे। देखा तुमने, उस बलराम के बच्चे ने उस शहर भर में गोबर के रथ से वाहवाही बटोर ली। अब हम क्या करेंगे? हम क्या गांव चले जाएं? तुम उसकी चिंता मत करो, उसने हमें भी पूजा में बुलाया है और हम भी चलेंगे। और रथ है तो गोबर का ही ना, वहां जाकर उस गोबर के रथ में आग लगा देंगे। और भी रिक्शा वाले बलराम के यहाँ पूजा में चले गए। आओ आओ, यही इंतजार करो, पूजा बस शुरू ही होने वाली है। तुम बाकी के मेहमानों का स्वागत करो, हम तो तुम्हारे घर के ही हैं। हमारी चिंता बिल्कुल मत करो। वो दोनों रिक्शा वाले बलराम और बाकी मेहमानों का ध्यान लगा देख वहां मौका देखते ही गोबर के रथ को आग लगाने की कोशिश करने लगे। जैसे ही उसने गोबर के रथ को आग लगाई, इच्छा देवी के आशीर्वाद की वजह से गोबर के रथ को कुछ भी नहीं हुआ। तभी बाहर से रिद्धि भागकर घर में आई। अम्मी, अब्बू, बाहर दो दो रिक्शे खड़े थे, उसमें आग लग गई है। जल्दी से चल के देखिए वहाँ क्या हो रहा है। क्या कहा? बाहर तो मेरी रिक्शा खड़ी है। ये सब कैसे हो गया? हम लुट गए। दोनों एकदम तेजी से भागते हुए बाहर गए और देखा कि उनकी रिक्शा जलकर राख हो चुकी थी। दोनों फूट फूट कर रोने लगे। इच्छा देवी ने उनके कर्मों का फल दे दिया। अपनी गलती मानकर दोनों ने बलराम से माफी भी मांगी। बलराम और उनका परिवार खुशी खुशी रहने लगा।